हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैंपियंस बूस्टर्स हजारीबाग। आज हम लोग क्लास 11th का 2025 में जो फिजिक्स का क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2025 में जो पूछा गया था उसको डिस्कशन करेंगे और सेम पैटर्न 2026 में भी हमारा होने वाला है 40 क्वेश्चंस का और 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चंस का होगा। आप देख सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा होने वाला है और कितना इजी होने वाला है और किस प्रकार का होने वाला है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। और तो हम लोग देखते हैं, आप लोग इसे पूरा लास्ट तक बने रहे इसमें। और ये दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा, उसके पास चलते हैं हम लोग। देखिए देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों तरीका का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, एक क्यूब हैज साइड लेंथ। एक क्यूब है, उसका साइड लेंथ दिया हुआ है। कितना साइड लेंथ दिया हुआ है? 1.2 × 10⁻² मीटर। क्या पूछा है? इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। उसका वॉल्यूम पूछा है। तो देखिए, लेंथ पता है तो लेंथ का क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। 1.2 × 10⁻² को क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। तो जो इसका आंसर हो, इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आएगा 1.732 × 10⁻⁶। अच्छा, बट बोला है करेक्ट सिग्निफिकेंस फिगर में बोला है। बताइए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4। लेकिन लेंथ का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। तो आंसर जो होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। कितना सिग्निफिकेंट फिगर में? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1.7 × 10⁻⁶। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर सही आंसर होगा। आप मैक्सिमम लड़के लोग इसे मार के आए हैं, लेकिन ये गलत हुआ है आपका। ये नहीं होगा। गुना करके तो आएगा, मल्टीप्लाइड करके तो आएगा, बट ये आंसर नहीं होगा। आपका जो सही आंसर होगा वो ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस को दो पार्ट में हम लोग करके देखेंगे। तो आज पहला पार्ट 20 क्वेश्चन का ही होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा 20 क्वेश्चन का होगा। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय, दिया हुआ इसमें क्या दिया हुआ है? v इज इक्वल टू at प्लस bt² दिया हुआ है। अच्छा, पूछा क्या है? डायमेंशन ऑफ b। आप देखिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है b का डायमेंशन पूछा है। ठीक है, आप इसे बनाइए। जैसे कि इसका जो डायमेंशन हमें पता है, सॉरी, इसका जो डायमेंशन होता है l⁻⁻1 होता है। ओके, अच्छा, जितना डायमेंशन इसका होता है सेम टू सेम डायमेंशन ये सभी का डायमेंशन जो होता है आपका सेम होता है। ठीक है, तो आप उसी प्रकार से बना सकते हैं इसको। इसका भी क्या होगा? l⁻⁻1। इसका भी क्या होगा? l⁻⁻1। तो आप जानते हैं कि जब इसका डायमेंशन सेम टू सेम होगा तो हम लिख सकते हैं कि l⁻⁻1 किसके बराबर हो जाएगा? bt² के। तो अब इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कैसे बनेगा आप लोग को? आप लोग बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं इसे। l का तो क्या हो रहेगा? l⁻⁻1। अच्छा, b यहीं पे रहने देते हैं। t का क्या हो जाएगा? t² होगा डायमेंशन। ओके, ये t² को नीचे ले आते हैं यदि हम, तो क्या हो जाएगा? ऐसे होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो जो मेरा b बराबर जो आने वाला है वो आने वाला है l⁻⁻3। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, एक साइक्लिस्ट है, वो क्या कर रहा है? एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। किस पे मूव कर रहा है? सर्कुलर ट्रैक पे। अच्छा, और कंप्लीट करता है 40 मीटर। कितना कंप्लीट करता है? 40 मीटर कंप्लीट करता है। हाफ रेवोल्यूशन, मतलब आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है? आधा, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। कितना सेकंड में? 40 सेकंड में। अच्छा, पूछ क्या रहा है? इट्स एवरेज स्पीड। अच्छा, इसका रेडियस दिया है 40 मीटर नहीं, 40 मीटर का क्या है? रेडियस, मतलब आर का वैल्यू दिया है 40 मीटर और टाइम कितना दिया हुआ है? 40 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी पूछा था। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी बराबर ही ना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए? अगर 40 मीटर रेडियस है तो पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से यहां चल रहा है, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक। तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा 80। क्योंकि देखिए, इतना से यहां होगा 20, यहां से यहां, और यहां से यहां कितना होगा? 20। तो डिस्प्लेसमेंट ये ना होगा जब ऐसे करेगा तो चलेगा। तो 40 अपॉन कितना होगा? कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड।
तो इतना मीटर इतना सेकंड, तो कितना 2 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। आप देख सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर आपके सामने सब डिस्कशन करते रहे करके, तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो पूछ रहा है, ये स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द ब्रिज रीच एट द वाटर इन 4 सेकेंड। मान लिया जाए एक ब्रिज है इस प्रकार से और नीचे क्या है, वाटर है, यहां से स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, u इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, t इक्वल टू 4 सेकंड में पहुंच जा रहा है, t इक्वल टू 4 सेकंड में पहुंच जा रहा है, तो ये हाइट पूछा है, ये हाइट क्या होगा? देखिए एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। देखिए हाइट पूछा है तो u तो 0 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन g का वैल्यू कितना होता है? g का वैल्यू देखिए, g का वैल्यू 9.8 होगा, कितना होगा 9.8, और t का वैल्यू कितना टाइम लग रहा है 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 4। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में कटेगा, पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग तो 78.4, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा इतना मीटर। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? ये नंबर आंसर सही होगा। मतलब पुल से गिराने के बाद, ब्रिज से गिराने के बाद कितना हाइट के नीचे ये पहुंचता है वो पूछा आपको। मतलब t इक्वल टू 4 सेकंड में कितना हाइट के, मतलब कितना हाइट के नीचे गिरा है, ऐसा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में होता है क्या ना, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हैं बी नंबर। आप जानते हैं एक्सेलरेट करेगा तो लगातार अपना वेलोसिटी को बढ़ाएगा या तो घटाएगा, तो वही तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, जो अपना वेलोसिटी को बढ़ाता है और घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है कंडीशन a डॉट b इज इक्वल टू ए बी। क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है कंडीशन, देखिए दिया हुआ है। अब पूछा है एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा। तो जनरली हम लोग जानते हैं a डॉट b का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होता है। अच्छा बताइए, अब a डॉट b का वैल्यू दिया हुआ है, ab होता है, कितना होता है ab, तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा कट जाएगा कि नहीं, इससे कटेगा ना, तो क्या होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ था ना, इसका वैल्यू, तो इसकी जगह पे लिख दिए। अब ये सेम कट गया, अब क्या हो गया, cos थीटा 1 हो गया। cos थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम जानते हैं थीटा का वैल्यू अगर यदि हम लोग 0 डिग्री बैठाएंगे तो 1 आएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, जी नंबर आपका सही होगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को हम u वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो फेंकेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से ग्रैप्स करेगा। टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो होता है ना, वो क्या होता है, वो पूछा है वेलोसिटी तो इधर बचता है, ऊपर तो 0 हो जाता है वेलोसिटी, इधर तो वेलोसिटी होता नहीं, इधर तो 0 हो जाता है, वेलोसिटी इधर बचता है u cos थीटा और एक्सेलरेशन नीचे होता है। तो पूछा दोनों क्या होगा, तो दोनों जो होता है एट, सॉरी ये भी सी नंबर नहीं होगा, नीचे लगता है ऑप्शन छूट रहा है, इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर होगा। अभी डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिखाते हैं। मतलब ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। एक्चुअली जो होता है ये ऐसे करके आता है, तो इधर वेलोसिटी होता है u cos थीटा और नीचे टॉप मोस्ट पॉइंट तो यही ना है, टॉप और एक्सेलरेशन क्या है, दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, मतलब परपेंडिकुलर बनता है, तो आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के पास। हम सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे इन डेप्थ में डिस्कशन करते जा रहे हैं, आप लोग इसे समझ के बना सकते हैं। पूछ रहा है if a magnitude of force if a magnitude to the resultant force of two forces, दोनों फोर्सेस का वैल्यू दिया है F and F applied on a body is F। मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो भी F के ही बराबर है। तो पूछा ये दोनों के बीच में एंगल कितना, ये दोनों के बीच में एंगल, ये दोनों के बीच में कितना एंगल ले कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी F ही बने। तो देखिए हम लोग इसे बना सकते हैं, F स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F cos थीटा। अब ये थीटा का वैल्यू पूछा है, फोर्स का वैल्यू भी F लेना है, फोर्स का वैल्यू भी F लेना है, और रिजल्टेंट फोर्स भी F आना चाहिए। तो आप इसे समझ सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं इसको,
सॉरी ये अगर इधर रूट दी है तो यहाँ पे स्क्वायर देने की जरूरत नहीं, तो दोनों साइड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो एफ कटेगा, ये एफ आपको इधर जाएगा माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर cos थीटा होगा, एफ स्क्वायर कटेगा मतलब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 cos थीटा। अच्छा बताइए -1/2 किसका वैल्यू है, आप देखिएगा -1/2 है 120 डिग्री का वैल्यू होता है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री का, आपका डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट आपका फार्मूला है, आप सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है v स्क्वायर अपॉन r। अच्छा v कैसा होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 10 हम लोग को बता रहा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m fall freely from a stationary state, what will the momentum of this object when falls down at distance। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट से h हाइट से गिरा रहे हैं, तो जिसमें गिरेगा उसमें उसका मोमेंटम कितना, एक्चुअली जब गिरता है ना तो इसका वेलोसिटी जो होता है वो √2gh होता है। कैसे होता है √2gh, हम लोग समझते हैं v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as, यही ना होता है, v लिखे हैं यहाँ पे। अच्छा v निकालना है तो u तो 0 होता है, 2g और s की जगह पे क्या होता है h, तो क्या होता है v स्क्वायर बराबर 2gh होता है। अच्छा मोमेंटम किस क्या होता है, तो मोमेंटम जो होता है नीचे पूछा है टॉप मोस्ट होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 2gh के बराबर दिया हुआ है, आप इसका जो आंसर सही होगा बी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, तो हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ध्यान दीजिएगा फिर से वर्ड को सुनिएगा, जो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एफ, फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोर्स, तो आपका ये नंबर करेक्ट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछा था, तो आसान क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग इस प्रकार से आप चैप्टर को कवर कर सकते हैं। आप लोग को सेम टाइप का कंसेप्ट हमने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है क्लास 11 का, आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है विच फ्रिक्शनल फोर्स इज द लोएस्ट, मतलब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, मतलब कम होता है। तो बहुत प्रकार का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, सबसे कम जो फ्रिक्शन लगाता है ना वो रोलिंग फ्रिक्शन लगाता है ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। हम क्लास में बताए हैं कि किस प्रकार से कम लगाता है सर, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ शेप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रोलिंग फ्रिक्शन में मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पूछ रहा है, दिया हुआ क्वेश्चन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। मान लीजिए कोई टायर है और एक रोड है, दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू का वैल्यू वो दिया हुआ है 0.1। मैक्सिमम स्पीड ऑफ विच साइक्लिस्ट कैन बी सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट स्पीड। मान लिया जाए इस प्रकार से है एक, और जो टायर है उसके बीच में म्यू का वैल्यू है वो 0.1 है, तो कितना रेडियस, अच्छा रेडियस भी दे दिया 3 मीटर रेडियस। तो देखिए ये स्लाइड ना करे तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है म्यू एन, और म्यू एन, अच्छा ये तो म्यू एन हुआ, किससे ज्यादा होना चाहिए वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू एन, एन का वैल्यू क्या होगा एम जी अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम एम कटेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो v बराबर जो आता है रूट अंडर म्यू आर जी आता है। अब पूरा सॉल्व करके बैठाइएगा तो आपका सी नंबर 3 आएगा। देखिए हम लोग करके देखते हैं 0.1। अच्छा आर का वैल्यू कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस केस में। आर का वैल्यू हम लोग को पता है, आर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3, कितना है 3 मीटर, और जी का वैल्यू कितना है 10, तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 3 आएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में क्या पूछा है, two bodies of mass 2 kg and 3 kg have equal kinetic energy, what is the ratio of their momentum। तो देखिए मोमेंटम का रेशियो पूछा था, मोमेंटम 1 का और मोमेंटम 2 का, मतलब 1 का मतलब 2 kg वाला का मोमेंटम और 2 का मतलब 32 kg वाला का मोमेंटम। तो क्या होता है 2m काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस क्या होता है 2m काइनेटिक एनर्जी 2 का। अच्छा अब देखते हैं इसको P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा बताइए, तो
काइनेटिक एनर्जी तो सेम है दोनों में, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा m1 m2, तो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 kg और m2 का वैल्यू हो जाएगा 32 kg। अब 2 के क्या करना है 16, बताओ रूट अंडर 1/16 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब बहुत इजी से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर सही होगा। अब ये प्रोसेस भी देखिए और आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट्स मूव्स विद वेलोसिटी v देन पावर विल। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है W/T, लेकिन ये एवरेज पावर को बताता है, किसको बताता है, एवरेज पावर को। और यहाँ पे इस फॉर्म में है ही नहीं पी अर्थ, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं पावर को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा टाइम को तो नीचे dt है, मतलब टाइम है, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो देता है वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। तो पावर का एक फार्मूला ये भी याद रखिएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी को भी क्या बोलते हैं, पावर। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पावर पूछता है पावर कौन सा क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी। अब ये प्रोसेस भी याद रखिएगा, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ये नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के पास। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, कोलिजन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन का मतलब ई का वैल्यू क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में 1 होता है। अच्छा इन इलास्टिक कोलिजन में तो लेस देन 1 होता है। अच्छा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में 0 होता है। देखिए लिख देते हैं, ये इलास्टिक कोलिजन का है, किसका है, इलास्टिक कोलिजन। ये इन इलास्टिक कोलिजन का है, किसका है, इन इलास्टिक कोलिजन का। अच्छा मोमेंटम तीनों में कंजर्व होता है, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व होता है, मोमेंटम इसमें भी, सब में मोमेंटम कंजर्व होता है। अच्छा इसमें कितना होता है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, कैसा है, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। तो याद रखेगा तीनों में से एक पूछेगा, तो आपका इसमें क्या पूछा है, इलास्टिक कोलिजन का। तो इलास्टिक कोलिजन का वैल्यू क्या होगा, 1। तो आप ये नंबर आपका सही होगा। अब देखते चले, हमने पूरा डिस्कशन के साथ आपको ये पेपर करवा रहा हूं, तो आप लोग कंप्लीट कर लें इसे, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे आपके एग्जाम में, तो आप इसे पूरा जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बोल रहा है वेयर द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। मान लिया जाए एक यूनिफॉर्म रोड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे होगा। अगर यूनिफॉर्म रोड है, एक जैसा है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, मिड पॉइंट पे होता है। तो इसमें इसका क्या आंसर होगा, सेंटर ऑफ मास ही पूछा है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, रोड का मिड पॉइंट पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0। देखिए टॉर्क बराबर क्या होता है, एक dl/dt होता है, आप लोग सुने हैं। टॉर्क 0 है, मतलब क्या है, L को कांस्टेंट होना पड़ेगा। L को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है, L कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट पूछा, क्या पूछा है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, जब भी टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या पूछ रहा है, आप देखिए ये याद रखिएगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ऑन एक्सिस। मान लिया जाए क्या है, एक सेल है इस प्रकार से और ये खाली है पूरा, मतलब गेंद है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के बॉटम पूछा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के बॉटम में होता है, वो होता है 2/3 mr²। अच्छा ध्यान रखिएगा, वहीं पे एक सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड। उसका जो होता है सॉलिड नीचे भरा होता है, उसका होता है 2/5 mr²। एक्सिस के बॉटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी नंबर, 2/5 mr²। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। केपलर सेकेंड लॉ किस पर डिपेंड होता है, तो केपलर सेकेंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बताता है। किसको बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक इसमें हम लोग करके आए हुए हैं, ये होता है एक्चुअली लॉ ऑफ एरिया को बताता है। केपलर सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्लेन करता है, और ये होता है L/2m। अच्छा बताइए, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तो L भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। L को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट। आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, देखे हम लोग, और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो 2025 का जो पूछा गया क्वेश्चन है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें आप लोग। थैंक यू।